आज 24 दिसंबर 2025 है और सीए और सीएमए की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मौका सामने आया है। बिल्कुल। और हम किसी आम इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की एक महारत्न कंपनी के अंदर काम करने का एक सुनहरा अवसर है। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि कोल इंडिया लिमिटेड है। देश की ऊर्जा सुरक्षा की मतलब एक तरह से रीढ़। सही बात। यहाँ 15 महीने बिताने का मतलब सिर्फ अकाउंटिंग सीखना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि देश का एक आर्थिक इंजन वो कैसे चलता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मौके को हर एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में कोल इंडिया का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, नंबर 01/2025 HRD। और हमारा मिशन है इसके हर पहलू को खंगालना। मतलब क्या ये मौका उतना ही अच्छा है जितना सुनने में लग रहा है, और इसमें छुपी हुई शर्तें क्या हैं? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसका सालाना टर्नओवर 1,40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ मिलने वाला अनुभव किसी भी प्राइवेट फर्म से बहुत अलग होगा। तो सबसे पहले ये मौका है क्या? विज्ञापन के मुताबिक कोल इंडिया और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं उनमें सीएएमए इंटरमीडिएट पास छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनी के 125 स्लॉट हैं। 125? ये एक अच्छी खासी संख्या है। हाँ, और ये पूरे भारत में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा 20-20 सीटें ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोलफील्ड्स में है। अच्छा। फिर रांची, धनबाद, नागपुर, कोलकाता जैसी जगहों पर भी हैं। मतलब मौके सिर्फ एक जगह पर सीमित नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। हाँ। विज्ञापन में लिखा है कि ये जो पते हैं ये मुख्यालय के हैं, पर पोस्टिंग उनके अधिकार क्षेत्र में कहीं भी हो सकती है। तो अगर किसी ने नागपुर चुना तो हो सकता है उसे महाराष्ट्र के किसी दूर दराज के माइनिंग एरिया में भेज दिया जाए। ये एक बहुत जरूरी बात है। प्रैक्टिकल रियलिटी यही है। आपको सिर्फ शहर नहीं, बल्कि कंपनी की जरूरत के हिसाब से कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल। ये कोई मतलब आरामदायक डेस्क जॉब नहीं है। तो लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए होगी। खैर, अगर किसी को दूर पोस्टिंग मिलती भी है तो क्या कंपनी इसे आर्थिक रूप से आकर्षक बना रही है? मतलब ये ट्रेनिंग कितने समय की है और इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है? ये ट्रेनिंग पूरे 15 महीने की है और स्टाइपेंड है 20,000 रुपए प्रति माह। 20,000 रुपए? अब ये रकम बड़े शहर के हिसाब से शायद कम लगे, लेकिन अगर पोस्टिंग किसी छोटे माइनिंग टाउन में होती है जहां रहने का खर्च कम है तो ये एक ठीक-ठाक अमाउंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेनिंग नौकरी में बदल सकती है? विज्ञापन इस बारे में बिल्कुल साफ है। नहीं? अच्छा। ये एक ट्रेनीशिप है, नौकरी का वादा नहीं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कंपनी आपको नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है। तो मतलब एक बॉन्ड भी होगा फिर? हाँ, इसके लिए एक बॉन्ड भी साइन करना होगा। तो जो भी अप्लाई कर रहा है उसे ये दिमाग में रखना होगा कि एक सीखने का मौका है, परमानेंट जॉब का टिकट नहीं। एकदम साफ। तो ये अवसर सीए और सीएमए इंटरमीडिएट वालों के लिए है। लेकिन ये दिलचस्प है कि फाइनल पास कर चुके लोगों के लिए नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी बिल्कुल फ्रेश टैलेंट को टारगेट कर रही है जिन्हें वो अपने सिस्टम में ढाल सके? बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति है। इंटरमीडिएट पास छात्र वो सीखने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं और उन्हें कंपनी की कार्यप्रणाली में ढालना आसान होता है। सही। साथ ही ये कंपनी के लिए भी किफायती होता है। वे भविष्य के लिए एक टैलेंट पूल तैयार कर रहे हैं, बिना तुरंत नौकरी देने का वादा किए। और उम्र की भी एक सीमा रखी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल। हाँ, और ओबीसी के लिए 31, SC/ST के लिए 33 साल। ये दिखाता है कि वे युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इसमें छूट भी है। हाँ, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 10 से 15 साल तक की छूट है, जो एक मतलब समावेशी कदम है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मौका क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। सिलेक्शन कैसे होगा? क्या कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू? कुछ भी नहीं, और यही इस मौके की सबसे खास बात है। सिलेक्शन पूरी तरह से आपके सीए या सीएमए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स के टोटल मार्क्स के आधार पर होगा। बस जितनी ज्यादा आपकी परसेंटेज उतने ज्यादा आपके चांस। ये प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है ना? हाँ, मतलब कोई सब्जेक्टिविटी नहीं, कोई इंटरव्यू का डर नहीं। आपकी मार्कशीट ही आपकी किस्मत तय करेगी। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर दो लोगों के मार्क्स बिल्कुल एक जैसे हुए तब क्या होगा? उसका भी नियम है। अगर मार्क्स बराबर है तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे चुना जाएगा। अच्छा।
और अगर जन्म तिथि भी एक ही है तो फिर 10वीं के मार्क्स देखे जाएंगे। टाई ब्रेकर के नियम बहुत स्पष्ट है। यहां तक तो सब सीधा लगता है, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, आरक्षण। और ये सिर्फ SC ST OBC वाला सामान्य आरक्षण नहीं है। सही पकड़ा। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आमतौर पर सरकारी नौकरियों या PSU ट्रेनिंग में देखने को नहीं मिलता। कुल 125 सीटों में से सरकारी नियमों के अनुसार OBC को 27%, SC को 15%, ST को 7.5% और EWS को 10% आरक्षण है। ये तो स्टैंडर्ड है। ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन इसके ऊपर 2 और विशेष प्राथमिकताएं हैं जो पूरे खेल को बदल सकती हैं। पहली, 15% सीटें उन भूमि मालिकों या उनके परिवार वालों के लिए हैं जिनकी जमीन कोल इंडिया ने ली है। और दूसरी, 20% सीटें कोल इंडिया के मौजूदा या मृत कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं। एक मिनट रुकिए, मतलब 15% और 20%, कुल मिलाकर 35% सीटें इन 2 विशेष श्रेणियों के लिए प्राथमिकता पर हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सामान्य उम्मीदवार के लिए असल में मुकाबला सिर्फ बाकी बची सीटों के लिए है। हाँ, और ये सिर्फ एक अच्छी नीति नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। कैसे? देखिए, दुनिया भर में जहां भी माइनिंग होती है वहां स्थानीय समुदायों के साथ टकराव एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। बिल्कुल। इस तरह की प्राथमिकता देकर कोल इंडिया न केवल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है बल्कि भविष्य के विवादों को भी कम कर रही है। यह दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ कोयला नहीं निकाल रही बल्कि हितधारकों के साथ संबंध भी बना रही है। बिल्कुल। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये एक तरह से कंपनी का अपने प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को वापस कुछ देने का तरीका है। हाँ, लेकिन क्या ये दूसरे PSUs में भी आम है या कोल इंडिया यहाँ कुछ अलग कर रहा है? ये कोल इंडिया जैसी कंपनियों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां जमीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा होता है। अच्छा। दूसरी इंडस्ट्रीज के PSUs में ये इतना आम नहीं है। ये कोल इंडिया के ऑपरेशनल मॉडल की एक खासियत है। ये मेरिट के सिद्धांत पर एक बहस जरूर खड़ी करता है, लेकिन कंपनी के नजरिए से ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो एक कैंडिडेट को ये समझना होगा कि उसका मुकाबला सिर्फ अकादमिक अंकों पर नहीं बल्कि इस जटिल आरक्षण मैट्रिक्स के अंदर भी है। सही बात है। अच्छा, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया, अब 15 महीने की ट्रेनिंग शुरू होती है। जमीनी हकीकत क्या होगी? क्या सुविधाएं मिलेंगी? रहने की व्यवस्था का क्या? विज्ञापन साफ कहता है कि कंपनी आवास देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उनके पास क्वार्टर खाली है तो वे शेयरिंग बेसिस पर बिना किसी चार्ज के दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब? तो उम्मीदवार को ये मानकर चलना चाहिए कि रहने का इंतजाम खुद करना पड़ सकता है। ठीक है। और मेडिकल सुविधाओं का क्या? आजकल के युवाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मायने रखता है। क्या कंपनी की तरफ से कोई ग्रुप मेडिकल कवर जैसी सुविधा है? नहीं, विज्ञापन में ग्रुप मेडिकल कवर का कोई जिक्र नहीं है। ट्रेनी को कंपनी के अस्पतालों में मुफ्त OPD इलाज मिलेगा। बस OPD? हाँ, लेकिन अगर अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है या किसी बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़ता है तो उसका खर्च ट्रेनी को खुद उठाना होगा। अच्छा। ये एक बेसिक सुविधा है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर नहीं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर अगर कोई दूसरे शहर जा रहा है। अब काम की शर्तों पर आते हैं। एक शर्त थोड़ी अजीब लगी, ट्रेनी को अपना लैपटॉप खुद लाना होगा। हाँ, ये आजकल कई कंपनियां कर रही हैं। ब्रिंग योर ओन डिवाइस पॉलिसी। अच्छा। कंपनी आपको ऑफिस स्पेस, इंटरनेट और बाकी सब देगी, लेकिन आपका प्राइमरी वर्किंग टूल यानी लैपटॉप आपका अपना होना चाहिए। इसके अलावा ये भी साफ लिखा है कि काम के घंटे तय नहीं है, जरूरत पड़ने पर देर तक रुकना पड़ सकता है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगी। मतलब कॉर्पोरेट जगत की रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग पहले दिन से ही शुरू। बिल्कुल। अनुशासन पर भी काफी जोर दिया गया है। 10 दिन बिना बताए गायब हुए तो ट्रेनिंग खत्म। और शायद सबसे बड़ी शर्त है गोपनीयता की। सोचिए, आप कंपनी के किसी नए कोल ब्लॉक की नीलामी से जुड़ी फाइलों पर काम कर रहे हैं। ये जानकारी कितनी संवेदनशील है। एक छोटी सी चूक भी कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकती है और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर डाल सकती है। सही बात है। इसीलिए इस शर्त पर इतना जोर दिया गया है। ट्रेनी को कंपनी के रहस्यों का संरक्षक बनना होगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर ये गहन अनुभव होने वाला है। अब सबसे आखिर में, अगर किसी को ये सब सुनने के बाद भी लगता है कि ये मौका उनके लिए ही बना है, तो अप्लाई कैसे करना है? प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। कोल इंडिया की वेबसाइट coalindia.in पर
करियर सेक्शन में जाकर अप्लाई करना होगा। ठीक है। कोई ऑफलाइन फॉर्म या डाक से भेजने का चक्कर नहीं है। और तारीखें सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर 2025 सुबह 10 बजे शुरू होगा। सुबह 10 बजे। और 15 जनवरी 2026 शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। करीब 20 दिन का समय मिलेगा। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह यही होगी कि आखिरी दिन का इंतजार न करें। अप्लाई करते वक्त किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट। जन्मदिन के प्रूफ के लिए? हाँ, जन्मदिन के प्रूफ के लिए आधार कार्ड और आपकी CA/MA इंटर की मार्कशीट। अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और जो लोग भूमि मालिक या कर्मचारी के बच्चे वाली विशेष प्राथमिकता का दावा कर रहे हैं उन्हें उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म में एक और महत्वपूर्ण चीज है अपनी पसंद के स्थानों की वरीयता। हाँ। उम्मीदवारों को कोल इंडिया और उसकी 8 सहायक कंपनियों यानी कुल 9 जगहों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में भरना होगा। हाँ, और आपकी मेरिट रैंक और आपकी भरी हुई वरीयता के आधार पर ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो इसे बहुत सोच समझकर भरना चाहिए। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो ये CA/CMA इंटरमीडिएट छात्रों के लिए कोल इंडिया में 15 महीने का एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 22,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड है और सिलेक्शन पूरी तरह से आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स पर आधारित है। लेकिन ध्यान रखने वाली 3 मुख्य बातें हैं। पहली, ये नौकरी नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है। बिल्कुल। दूसरी, सिलेक्शन की प्रक्रिया में 35% सीटों पर भूमि मालिकों और कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगिता बढ़ा सकता है। ये बहुत जरूरी है। और तीसरी, ये अनुभव आपको सिर्फ अकाउंटिंग नहीं बल्कि भारत के एक विशाल सार्वजनिक उपक्रम की जटिल कार्यप्रणाली को समझने का एक अनमोल मौका देगा। और अब एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। कोल इंडिया जैसी बड़ी सरकारी कंपनी का अपने प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों जैसे भूमि मालिकों को ट्रेनिंग और रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देना एक दिलचस्प मॉडल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर भारत की दूसरी बड़ी कंपनियां, खासकर जो माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में है, भी इस मॉडल को अपनाएं, तो इसके व्यापक प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या ये कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का एक ज्यादा प्रभावित तरीका है, या ये विशुद्ध योग्यता आधारित प्रणाली के लिए एक चुनौती पैदा करता है?